जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र और विषय अर्थशास्त्र के द्वितीय भाग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय के संबंध में इसके जितने कॉन्सेप्ट हैं या फिर इसका चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, एक इस तरह के बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य क्या है। बच्चों, राष्ट्रीय आय जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, राष्ट्रीय और आय। इसका मतलब अगर किसी जगह पर या किसी स्थान पर या किसी राष्ट्र में हम वहाँ की इनकम के बारे में जानकारी जुटाना चाहें और जब राष्ट्र की इनकम का कंपटीशन करें तो इसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय आय। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाला एक विषय है। जैसा कि हमने सूक्ष्म अर्थशास्त्र में यह देखा था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का या फिर हम यहाँ पर व्यक्तिगत फर्म, किसी एक फर्म, किसी परिवार, इनकी आय का अध्ययन करते थे। समष्टि अर्थशास्त्र, वृहत अर्थशास्त्र एक ऐसा लार्ज विषय है जहाँ पर हम प्रति व्यक्ति का इकाई का अध्ययन न करते हुए हम समूह का अध्ययन करते हैं और समूह के आधार पर हम कुल मांग, कुल पूर्ति, साथ ही साथ में किसी एक स्थान पर वहाँ की आय या फिर वहाँ का बाजार, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सबसे बढ़िया एक टॉपिक हमारे सामने है राष्ट्रीय आय। इसकी शुरुआत अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र में वहाँ पर प्राप्त जो भी वहाँ की आय है या इनकम है, जब हम इसकी पूरी अवधारणा को ले लेते हैं या जब हम इसका कंपटीशन करते हैं या जिसका आकलन करते हैं तो इसे हम राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। जैसे भारतवर्ष में किसी एक समय पर, जैसे एक वर्ष में वहाँ की आय का निर्धारण करना, यह वहाँ की राष्ट्रीय आय कहलाएगा। राष्ट्रीय आय के संबंध में अर्थशास्त्र के विषय में एक अच्छी अवधारणा यह है कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय में हम किसी भी एक नेशन यानी कि किसी भी एक देश की जो भौगोलिक वहाँ की बाउंड्रीज हैं, जो वहाँ की भौगोलिक सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत किसी एक वर्ष में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है, उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार किसी भी एक देश, जैसे भारतवर्ष में, वहाँ पर एक वर्ष में जितनी वस्तुएं और सेवाएं निर्मित हो रही हैं, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के योग को जब हम मुद्रा में व्यक्त कर देते हैं, जब हम मुद्रा में उनको माप लेते हैं, तो उसका मौद्रिक मूल्य वहाँ की राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के लिए हम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में से हास यानी मूल्यह्रास को घटा देते हैं और अगर उस देश का किसी अन्य देशों के साथ में आयात और निर्यात व्यापार संपन्न हुआ है तो आयात और निर्यात के शुद्ध मूल्य को इसमें जोड़ दिया जाता है, तब वहाँ की राष्ट्रीय आय घोषित की जाती है। राष्ट्रीय आय को जानने के बाद हम इसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले राष्ट्रीय आय का निर्धारण एक वर्ष में किया जाता है। इसे हम एक वर्ष का वित्तीय वर्ष कह सकते हैं और वित्तीय वर्ष वह एक अवधि होती है जिसे हम 12 महीने या फिर एक वर्ष के रूप में जान सकते हैं। तो यह वह वित्तीय अवधि है जिस अवधि के दौरान जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है, हम उस सब का आकलन करके, उन सब का कैलकुलेशन करके हम वहाँ की एक वर्ष की अवधि में वहाँ की राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं। इसकी दूसरी विशेषता यह है वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। इसका तात्पर्य होगा कि वहाँ पर उत्पादित यानी कि एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, उन सबके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय के रूप में मापा जाता है। राष्ट्रीय आय की अगली विशेषता है कि यह किसी एक देश से संबंधित है। जैसे जब हम किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम यह किसी एक देश से संबंधित होते हुए करते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना या फिर अमेरिका की राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय की गणना किसी एक देश से संबंधित होती है। इसके साथ ही साथ इसकी अगली विशेषता यह हो सकती है कि राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं तो इसमें जिन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम शामिल करते हैं, वे सभी वस्तुएं और मूल्य, इनकी गणना एक ही बार की जानी चाहिए।
कभी कभी किसी वस्तु को उत्पादित करने के बाद पुनः और फिर पुनः विक्रय किया जाता है, परंतु राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम इसकी गणना को केवल एक ही बार शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इसके चक्रीय प्रवाह को समझ लेते हैं। हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट होती है। सर्कुलेट होती है, इसका तात्पर्य यह है कि यह एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से अगले हाथ में और होते हुए वापस फिर पहली जगह पर पहुंच जाती है। चलिए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मिसेस बीन जो है वह अगर एक शॉप पर जाकर कुछ सामान परचेज करती हैं और उस सामान को खरीद कर वह उस दुकानदार को उसकी कीमत दे देती हैं। जैसे ही वह उसे उस दुकानदार को वह कीमत देती हैं, वह कीमत कहाँ पहुँच जाती है? प्रोड्यूसर के पास, यानी जिसने उस वस्तु का निर्माण किया है। और वस्तु का निर्माण जिस स्थान पर हो रहा है, प्रोडक्शन यूनिट में हो रहा है, वहाँ पर इस प्रकार सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तु की कीमत अल्टीमेटली पहुँच जाती है। यहाँ पर मिसेस ब्रिगेंजा हैं जो इस प्रकार वहाँ पर या उस उत्पादन स्थल पर आने वाले पूरे पैसे को कलेक्ट कर रही हैं, और इस कलेक्शन के साथ जब इसमें से कुछ राशि वहाँ के श्रमिकों को एज ए सैलरी प्रोवाइड कर दी जाती है, तो यही इनकम अब वहाँ से फ्लो होते हुए उन कर्मचारियों या उन श्रमिकों के पास पहुंच जाती है, जो श्रमिकों के लिए आय कहलाएगी। इन्हीं में से जब एक श्रमिक, जिसे हम मिस्टर जॉन कह सकते हैं, और मिस्टर जॉन जब अपनी इस रिसीव की हुई सैलरी को फिर मार्केट में खर्च करते हैं, तो इसका मतलब जो इनकम उन्हें मिली थी वह वापस कहाँ पहुंच गई? वापस वह मार्केट में पहुंच गई। और जब उन्होंने किस चीज़ों को खरीदा, खरीदने के बाद तो ना उन्होंने दोबारा उसका पेमेंट किया, और यही पेमेंट वापस फिर किसके पास पहुंच गया? उस उत्पादक के पास या उस प्रोड्यूसर के पास। तो इस प्रकार यह इनकम पूरे समय मार्केट में सर्कुलेट होती रहती है, जिसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। चलिए इसको विस्तृत ढंग से समझने के लिए सबसे पहले हम इसके सभी सेक्टर्स को जान लेते हैं। बच्चों, राष्ट्रीय आय का जो सर्कुलेशन होता है, नेशनल इनकम का सर्कुलेशन होता है, तो वो 4 सेक्टर में होता है, जिसमें से पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? फैमिलीज आ जाती हैं, यानी कि इसमें वो सारे परिवार आ जाते हैं जो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। तो हम हाउस होल्ड सेक्टर के अंतर्गत फैमिली या फिर परिवार को शामिल करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर के बाद दूसरा सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। सेकेंड वन सेक्टर जो है वो कौन सा सेक्टर है? वो प्रोड्यूसर सेक्टर है। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यह फर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ यह वो सारे सेक्टर्स होंगे जो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा सेक्टर इसमें होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत हम सरकार के इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है उसको भी शामिल कर लेते हैं। और इसके बाद चौथा सेक्टर जो है वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंतर्गत हम क्या ले रहे हैं? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंतर्गत हम बाकी देशों को भी शामिल कर रहे हैं, यानी बाकी देशों से जो हमारे आयात निर्यात वगैरह होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इनकम का सर्कुलेशन होता है। इन सभी सेक्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट सेक्टर्स में हमने किसको शामिल किया है। हाउस होल्ड सेक्टर के अंतर्गत हमने किसी भी देश में वहाँ के परिवार को शामिल किया है। और जब हम हाउस होल्ड सेक्टर में देखें तो इसके अंतर्गत वे चारों उत्पादन के साधन शामिल हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं उपभोक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, जैसे लैंड, फिर लेबर, देन कैपिटलिस्ट, और उसके बाद अगला है एंटरप्रेन्योर। ये चारों चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं हाउस होल्ड सेक्टर में, क्योंकि जहाँ पर ये चारों प्रोडक्शन में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, वहीं साथ ही साथ में ये कंज्यूमर भी हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरे सेक्टर में हम प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन की सारी यूनिट्स को शामिल कर लेते हैं जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही हैं या जो चीज़ों को बना रही हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कर रही हैं। तीसरे सेक्टर के अंतर्गत हम गवर्नमेंट सेक्टर को लेते हैं।
किसी भी एक राष्ट्र में ज़रूरी नहीं है कि केवल वहाँ के घरेलू या वहाँ की अन्य फर्में जो हैं वही वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करें। सरकार भी वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती हैं और सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं इनकम के सर्कुलेशन में पार्टिसिपेशन होता है। तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में हम गवर्नमेंट के जितने भी संस्थाएँ हैं, फर्म्स हैं, उन सभी को शामिल कर लेते हैं। चौथे सेक्टर में जहां हम बोल रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अब हम बाहर किसी भी एक देश के बाहर जो भी वहां से आयात निर्यात के द्वारा इनकम का सर्कुलेशन हो रहा है, चाहे वो पेमेंट्स के रूप में हो या इनकम के रूप में हो, इनको हम यहाँ पर फोर्थ सेक्टर में इंक्लूड कर लेते हैं। अब इन सेक्टर्स में अगर हम देखें कि इनकम का सर्कुलेशन किस तरह से होता है, तो अगर मैं इन 3 सेक्टर्स की बात करूं, ये 3 सेक्टर वो सेक्टर हैं जो कहीं ना कहीं क्लोज इकोनॉमी को बताते हैं, बंद अर्थव्यवस्था को बताते हैं। क्यों बंद अर्थव्यवस्था को बताते हैं? क्योंकि ये किसी राष्ट्र के अंतर्गत, वहाँ की सीमाओं के अंतर्गत होने वाले सर्कुलेशन को शो कर रहा है। यहाँ पर जो भी सर्कुलेशन होगा वो एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होगा, इसलिए इसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। लेकिन जब यही सर्कुलेशन चारों सेक्टर में होने लगे और हम चौथे सेक्टर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के सभी देशों की इनकम को भी, यानी कि वहाँ से जो भी हमें इनकम मिल रही है और जो नेट इनकम है किसके थ्रू, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद जो नेट इनकम मिल रही है, जब इसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल कर लेते हैं और इसके सर्कुलेशन को भी हम इसमें शो करने लगते हैं, तब हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी कहलाती है, जिसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम जो सर्कुलर ऑफ इनकम जो है इसको अब हम कुछ मॉडल्स में समझते हैं। इन मॉडल्स में पहला है टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हम एक तरफ ले लेते हैं हाउस होल्ड, जिसको हम फैमिली से डिनोट करते हैं, या जिसमें हम फैमिलीज़ को, परिवारों को शामिल करते हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो वस्तुओं को कंज्यूम कर रहे हैं या जिनका उपभोग कर रहे हैं। और दूसरे फेज में हम ले लेते हैं फर्म्स को, या फिर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, उन्हें हम ले लेते हैं। अगर हाउस होल्ड और फर्म, इन दो सेक्टर के बीच इनकम सर्कुलेशन को हमें देखना है, तो सबसे पहले, जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल में देखा था, हम शुरुआत कर रहे हैं हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड में सबसे पहले एक कंज्यूमर गुड्स या फिर सर्विसेज को कंज्यूम करता है, और जहाँ पर ये गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है तो इसे हम कह सकते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, यानी कि हाउस होल्ड कंज्यूमर ने गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, परचेज करने के लिए कहीं ना कहीं पैसों को खर्च किया, कंजप्शन किया, और इनकम का फ्लो किस डायरेक्शन में हुआ? हाउस होल्ड से फर्म यानी उत्पादकों की तरफ हुआ, दूसरे सेक्टर की तरफ हुआ। जब हम इसको आगे देखें तो क्योंकि अब फर्म के पास इनकम गेन हो चुकी है, उनके पास इस प्रकार जो उन्होंने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया था, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बदले में सेल करके अब उन्हें यह इनकम मिल गई। जब इन्होंने ये इनकम गेन करी तो इस इनकम को सबसे पहले वो उन 5 फैक्टर्स को डिवाइड कर देंगे जिन 5 फैक्टर ने प्रोडक्शन में अपना पार्टिसिपेशन दिया था। कौन कौन से 5 फैक्टर्स हैं? ये 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 ऐसे हमारे प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं जिनके पार्टिसिपेशन से फर्म ने चीज़ों को प्रोड्यूस किया था, और इन्हीं चारों जो हमारे रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर फर्म जो है वो अपने सारे फैक्टर्स को, जितने भी उनके उत्पादन के साधन हैं, उन साधनों को उनकी इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। यहाँ पर लैंड को उसका रेंट मिलेगा, कैपिटल जो है उनके पार्टिसिपेशन के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म अपने सभी साधनों को उनके पार्टिसिपेशन के बदले में उनको उनकी इनकम प्रोवाइड करेगी या उनको उनका पारिश्रमिक देगी। तो जो पारिश्रमिक इन्हें मिलेगा, वहाँ लैंडलॉर्ड को उनका रेंट, और जो लेबर है उनको उनके काम के बदले में वेजेस, इसके बाद कैपिटलिस्ट जो है उनको उनके पार्टिसिपेशन के बदले में इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है उनको क्या मिलेगा? उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये जो हमने इनको इनका रेम्यूनरेशन दिया है, वो सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी फैक्टर इनकम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो है, जहाँ पर ये उत्पादन के साधन है वहीं ये कंज्यूमर भी हैं। कैसे कंज्यूमर है? जैसे ही फर्म अपने इन सभी उत्पादन के साधनों को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करती है, जैसे ही उनका पारिश्रमिक देती है, तो लैंडलॉर्ड जो है वो अपने पार्टिसिपेंट्स के बदले में रेंट गेन कर लेता है, जो इनकी इनकम है, और इस इनकम को अब वो वापस कहाँ खर्च करेगा? वापस वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए खर्च करेगा। तो इस तरह से जो भी इनके फैक्टर्स हैं, उनको जो इनकम मिली, उस इनकम को उसने वापस कहाँ पर खर्च करना शुरू कर दिया? कंजप्शन पर खर्च करना शुरू कर दिया। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके वापस इस इनकम को मार्केट में ले आए, और जैसे ही ये इनकम यहाँ पर आती है, अब इनकम वापस किसके पास पहुँच जाएगी? वापस ये फर्म के पास पहुँच जाएगी। तो इस तरह से टू सेक्टर्स में ये सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट मॉडल इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें एक चीज़ हम ये नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर फर्म जिन चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है वो चीज़ क्या है? फर्म हाउस होल्ड को जो चीज़ प्रोवाइड कर रही है वो है गुड्स एंड सर्विसेज, और वहीं हाउस होल्ड फर्म को जो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं वो चीज़ें क्या हैं? वो हैं फैक्टर्स। यानी कि फर्म को जो साधन उपलब्ध हो रहे हैं, वास्तव में वो साधन कहाँ से आ रहे हैं? वो हाउस होल्ड से ही आ रहे हैं। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन दो सेक्टर्स में कंप्लीट होता है। जब हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में देखा तो हमने एक चीज़ ये देखी कि हाउस होल्ड कंजप्शन कर रहा है और फर्म के पास तक इनकम पहुंच रही है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा यूँ भी देखें कि जितना हाउस होल्ड को इनकम मिली है, क्या वह अपनी पूरी इनकम को खर्च कर देते हैं? क्या वह पूरा कंजप्शन कर लेते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ, हाउस होल्ड के पास जो भी इनकम आती है उस इनकम में से वो कुछ पार्ट को कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ पार्ट बचा लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग्स बोलते हैं। इसका मतलब हाउस होल्ड के पास जो भी इनकम आई थी वो टोटल इनकम जो है वो कुछ पार्ट में कंज्यूम हो गई और कुछ पार्ट में सेविंग हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर सेविंग्स जो हैं वो भी सामने आई, और इसी तरह से फर्म के पास जो भी इनकम आती है थ्रू द कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, तो इस प्रकार फर्म जो है उन्हें जो लाभ मिलता है उस लाभ को वो पूरी तरह से खर्च नहीं करती, या जो भी उनको इनकम मिलती है वो इनकम पूरी तरह से खर्च नहीं करती, बल्कि उसके कुछ पार्ट को सेव कर लेती हैं। तो सेविंग भी हमारे सामने जो है वो दिखाई देता है। इस प्रकार हाउस होल्ड और फर्म दोनों के सेविंग भी सामने आते हैं। जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी को विद सेविंग्स के साथ देखते हैं, इसमें हम उन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को शामिल कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं बोरोइंग्स एंड सेविंग्स के लिए पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, जिसमें बैंक और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को शामिल किया जाता है। तो इस सेक्टर इकोनॉमी को हम कहेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंस, और यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी ये क्या कहलाएंगी? ये सेविंग्स कहलाएंगी। और सेविंग्स के साथ जब हम इसको शो करते हैं तो ये है टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंस। टू सेक्टर इकोनॉमी के बाद जब हम गवर्नमेंट को भी इसमें शामिल कर लेते हैं इकोनॉमी में, जब गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी आ जाता है, तब हम इसे थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहेंगे। ये भी क्लोज इकोनॉमी का एक मॉडल है। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में जहाँ पर हमारे सामने हाउस होल्ड के बाद फर्म्स है, वहीं साथ ही साथ में अब कौन आ जाता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट भी जब इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन देने लगती है तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी। तो हमारा जो तीसरा मॉडल है वो है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपना पार्टिसिपेशन किस तरह से देती है? गवर्नमेंट हाउस होल्ड से और साथ ही साथ फर्म से डिफरेंट टाइप्स के टैक्स चार्ज करती है। यानी कि इन्हें इनकम किससे मिलती है? डिफरेंट टैक्स से उनको इनकम मिलती है। और यही जो टैक्स से गवर्नमेंट को इनकम मिली है, इस इनकम को गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट डिफरेंट वेज में, चाहे फिर वो पब्लिक वेलफेयर हो या फिर उन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी प्लानिंग्स हो या फिर गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं जहाँ पर वो बहुत सारे प्रोडक्शन या चीज़ों का काम चल रहा है, इन चीज़ों पर इस इनकम को क्या कर देती है? वो एक्सपेंड कर देती है और यही इनकम वापस मार्केट में फ्लो हो जाती है। इसे हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहेंगे। साथ ही साथ में जब हम बात कर रहे हैं चौथे सेक्टर की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसमें जब हम बाकी देशों से मिलने वाली इनकम को भी शामिल कर लेते हैं,
जिसमें हमने किसको शामिल किया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी जब इस फ्लो में पार्टिसिपेशन देने लगते हैं तब वो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि एक सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो इनकम को गेन करता है, वहीं दूसरा सेक्टर जो है वो चीज़ों को क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है, या फिर यहाँ पर इसको हम कहेंगे ये इनकम को बता रहा है हाउस होल्ड की, और ये वो है जो कि चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। इनकी तरफ से किस चीज़ का फ्लो होगा, इनकी तरफ से इनकम का फ्लो होगा, और इनकी तरफ से किसका फ्लो होगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इनकम की तरफ से किसका फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इनकम। तो जब इनकम का फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो हाउस होल्ड को इनकम मिल रही थी वही इनकम जो है वो फ्लो होकर के किसके पास जा रही है, प्रोड्यूसर के पास जा रही है, ये कहलाएगा इनकम फ्लो। और जब प्रोड्यूसर जो है वो किसको प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करके किसके पास तक लेकर आ रहा है, हाउस होल्ड के पास तक लेकर आ रहा है। तो ये हमारे पास जो इनकम फ्लो हुआ इसको हम बोलेंगे इनकम फ्लो या फिर फ्लो ऑफ मनी। तो इस तरह से इनकम में जो फ्लो आया उसको हम बोलेंगे मनी फ्लो, और प्रोड्यूसर के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो आया इसको हम बोलेंगे रियल फ्लो। रियल फ्लो में हम गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को बताते हैं, जो प्रोड्यूसर ने गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया, प्रोड्यूस किया, बनाया, और अब उसका प्रवाह वो किस तरफ करेंगे, उसका प्रवाह वो करेंगे कंज्यूमर के पास तक, और कंज्यूमर ने जो अपनी इनकम गेन की, उनके पास जो मनी आई, उस मनी का फ्लो वापस किस तरफ होगा, प्रोड्यूसर के पास तक। तो इस तरह से हमारे सामने दो फ्लो आ जाते हैं, मनी फ्लो और रियल फ्लो, जिसमें आप समझ ही पा रहे हैं मनी फ्लो का तात्पर्य क्या होगा, मनी का फ्लो होना, मुद्रा का प्रवाह होना, और मुद्रा का प्रवाह किससे किसकी तरफ होगा, उपभोक्ता से उत्पादक की तरफ। वहीं दूसरा है रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह जिसे हम कहेंगे, वास्तविक प्रवाह में गुड्स और सर्विसेज का प्रवाह होगा या फ्लो होगा, और ये किसकी तरफ से किसकी तरफ होगा, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ। बच्चों ये जो सर्कुलेशन होता है इनकम का, हम देखते हैं कि जब इनकम सर्कुलेट हो रही है, इनकम पूरे मार्केट में एक इंडस्ट्री से दूसरी जगह पर, एक हाउस होल्ड से दूसरी जगह पर, या एक सेक्टर से दूसरी जगह पर जब सर्कुलेट हो रही है, समटाइम ये होता है कि इस सर्कुलेशन के दौरान कभी कभी हमारे पास जो भी इनकम आ रही होती है उस इनकम में से कुछ पार्ट को हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं या बैंक में चला जाता है, और जो इनकम मेरे पास आई उस इनकम में से कुछ पार्ट को अगर मैंने सेव कर दिया तो उतने अमाउंट का फ्लो मार्केट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज मेरी इनकम 10,000 रुपीज़ है और इस 10,000 रुपीज़ में से मैंने 2,000 रुपीज़ सेव कर लिए, तो इस 2,000 रुपीज़ का जो फ्लो है वो मार्केट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जिसमें कहीं ना कहीं मार्केट में इस सर्कुलेशन में कोई रुकावट आती है, इस सर्कुलेशन से मनी मार्केट से हट जाती है, इसे हम बोलते हैं लीकेज ऑफ मनी। ये जो लीकेज आया है थ्रू द सेविंग्स या फिर दूसरे कारणों से, इसको कहीं ना कहीं फिर से फ्लो में लाना ज़रूरी होता है, और जब हम इसी 2,000 की बोरिंग को फिर से इस सर्कुलेशन में वापस भेज देते हैं तो इसे हम कहते हैं इंजेक्शन। ये कहलाएगा इंजेक्शन और ये कहलाएगा लीकेज। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब मार्केट में से सर्कुलेशन मनी कम हो जाती है वो लीकेज कहलाता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और जब इसी को हमें वापस फुलफिल करना होता है तो इसे हम इंजेक्शन कहते हैं, और इसके थ्रू वापस वही फ्लो मार्केट में आ जाता है। बच्चों आज की कक्षा में हमने नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, और साथ ही साथ में राष्ट्रीय आय के प्रवाह, नेशनल इनकम का जो फ्लो है उसको समझा। अगली कक्षा में अब हम यह जानेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से होती है, और राष्ट्रीय आय में मुख्यतः हम किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ में इसकी अवधारणा का निर्धारण कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।